नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है। एक तरफ नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भेज दिया गया है 14 दिनों के लिए, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार पर। अब किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार अब बीजेपी के राज ठाकरे नवनीत राणा के हिंदुत्व से डर गई है। हनुमान चालीसा पढ़ना क्या अपराध हो गया है महाराष्ट्र में? क्या उसके बाद राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है? अब इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोहित जी और उनके साथ कविता जी हैं, जो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगी कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार पर आरोप लग रहे हैं। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं ये सही है या फिर कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है? सबसे पहले हम रोहित सर से बात करेंगे कि सर, जो आरोप लगाया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार हिंदुत्व से डर गई है, राजद्रोह का मुकदमा कैसे हो गया हनुमान चालीसा पढ़ने पर? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है वो इस वक्त केवल और केवल शिवसेना अपनी सरकार बचाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से अब शिवसेना को वहां से हटाना चाहती है। राज ठाकरे को जिस तरीके से खड़ा किया गया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और राज ठाकरे जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार वो बाला साहब ठाकरे का जो ऑरा था उसको अब वो दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं उन्हीं के विचारों पर चल रहा हूँ। उद्धव सरकार जो कुछ भी कर रही है वो एक कह सकते हैं खींच के तहत कर रही है, क्योंकि जब नवनीत राणा ने ये कहा कि वो जाएंगी मातोश्री और हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, तो उसके बाद जब आज सुबह उनको निकलना था 9 बजे, तभी शिव सैनिक वहां पर पहुंच गए और उनको घर से निकलने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर महाराष्ट्र पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तारी होती है। ये हुआ कि चलिए वकील जमानत के लिए जाएंगे, लेकिन पति पत्नी ने ये कहा कि हम जमानत के लिए नहीं जाएंगे, हम कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो कुछ भी होगा, न्यायालय जो कुछ भी सजा देगा हम उसे स्वीकार करेंगे। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है, मतलब 6 मई। तो यहाँ पर अगर 6 मई का जिक्र आ रहा है तो आंचल वो 3 मई की जो बात है उसका जिक्र जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि वो सब जो चीजें हैं उद्धव सरकार थोड़ा बहुत तो डरी हुई नजर आ रही है। कविता जी, ये 3 मई का जो है, जो राज ठाकरे ने जो ऐलान किया है कि महाआरती उसी दिन होगा, वो भी लाउड स्पीकर से करने की बात कही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उस दिन ईद भी है। जी अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहूँ कि जो 3 मई का जो राज ठाकरे ने ऐलान किया, लेकिन उससे पहले जो अभी जेल भेजा गया है नवनीत राणा को, लेकिन यहाँ पे 29 अप्रैल को सुनवाई होगी मामले की। अगर देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट क्या, अगर 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट से अगर उन्हें बेल मिल जाती, जमानत मिल जाती है, तो यहाँ पे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ राज ठाकरे हैं जो पहले ही शिवसेना को अल्टीमेटम दे चुके हैं, चुनौती दे चुके हैं कि 3 मई के बाद जो होगा वो आपको देखना पड़ेगा। ऊपर से अगर 29 अप्रैल से पहले ही बेल हो जाती, जमानत हो जाती नवनीत राणा की, तो यहाँ पे शिवसेना की मुश्किल दोगुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके राज ठाकरे भी उनके खिलाफ हैं और दूसरी नवनीत राणा भी खिलाफ। जिस तरह से देखिए, शिवसेना सरकार की तरफ से जो नवनीत राणा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से शिवसेना ने पुलिस में जाके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने का काम किया है, इसको लेकर जो पार्टी की तरफ से खासकर जो FIR दर्ज की गई, उसी की तरफ ये कार्रवाई सामने। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो हिंदुत्व को लेकर बोल कौन रहा है? मोहित कंबोज बोल रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई है। झूठे साइन वाइन का जो मामला है वो चल रहा है कि किस तरीके से हस्ताक्षर मुंबई पुलिस कर रही है, मुंबई पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, ये सारे बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब इस मामले में किरीट सोमैया जाते हैं, उन पर भी अटैक हो जाता है, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब अगर हम बात करें उसके साथ ही तो राज ठाकरे के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है आर्म्स एक्ट के तहत, और अब नवनीत राणा, रवि राणा जो थोड़ा सा ज्यादा करके मातोश्री तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उन्हें उठाकर 14 दिन तक जेल में डाल दिया जाता है। मतलब साफ है कि हिंदुत्व को लेकर जो भी बोलेगा उसको उठाओ, उस पर FIR करो और जेल में डाल दो। क्या ये पैटर्न चल रहा है सर? मुझे लग रहा है कि आंचल अब शिवसेना ने अपनी पॉलिटिक्स बदल ली है। वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की हुआ करती थी, जो हिंदुत्व की बात करती थी और डंके की चोट पर ये कहती थी कि वो सत्ता में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन वो राज करेंगे मुंबई और महाराष्ट्र पर पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि शिवसेना ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा और उसके बाद से जब महाविकास अघाड़ी में आए तो उन्होंने अपना अब राजनीतिक पैटर्न बदल लिया है। उन्हें पता है कि कांग्रेस के साथ, शरद पवार की पार्टी के साथ उन्हें किन मुद्दों पर बहस करनी है, किन मुद्दों के साथ जाना है, और ये उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से समझ रहे हैं। आप उद्धव को बस ये समझ लीजिए कोई CM का फेस है,
पीछे से शायद शरद पवार है, कांग्रेस भले उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन शरद पवार मुझे लगता है कि इस पूरी पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे केवल कठपुतली रोहित सर, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। आपने देखा कि संजय राउत बैठे होते हैं मराठी मीडिया, और मराठी मीडिया वैसे सवाल बहुत नहीं पूछता, लेकिन एक सवाल जब संजय राउत से पूछा जाता है बाला साहब ठाकरे की वीडियो दिखाकर कि लाउड स्पीकर पर बाला साहब ठाकरे क्या सोचते थे, तो संजय राउत यहाँ पर जो गेंद है वो राज ठाकरे के पाले में डाल देते हैं। ये कहते हैं कि राज ठाकरे जो आज बयानबाजी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने 90 के दशक में जो कहा उसका आज कोई औचित्य नहीं बनता है। अब ये जो जवाब आया संजय राउत की तरफ से, उसके बाद कुछ शिवसैनिक जो है वो भी भड़क गए कि आप बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका कोई औचित्य आज नहीं बनता, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, वही संजय राउत एक तरफ कहते हैं कि उन बयानों का औचित्य नहीं बनता है, और वही संजय राउत ये बयान देते हैं कि अगर किसी ने भी मातोश्री की तरफ आंख उठाकर देखी तो हम 20 फीट नीचे उसे गाड़ देंगे। ये एक संविधान में, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से बयान दे देना, मुझे लगता है कि ये केवल और केवल अभी जो सत्ता है उसका एक दम्भ है कि हाँ हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और देखिएगा, बीजेपी सक्रिय रूप से इस पूरे मामले पर जिस तरीके से उसका रवैया रहा है, आप यूपी में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए बवाल जो हो रहा है हम सब शांत कर देंगे, हम मंदिरों का भी लाउड स्पीकर नीचे करेंगे और मस्जिदों को भी करेंगे। लेकिन बीजेपी का सीधा है कि हम हिंदुत्व के साथ रहेंगे, थे और हमेशा वहां पर रहेंगे। तो बीजेपी देखिए, किरीट सोमैया पहुंचते हैं, वो वहीं से सांसद हैं, तो वो जब पहुंचते हैं तो उन पर पथराव हो जाता है। दिलीप वलसे अब घेरे में है, जो कि गृह मंत्री हैं, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम जांच कराएंगे कहां से अटैक हुआ, किसने हुआ, हमने तो नहीं किया या शिवसेना ने नहीं किया। लेकिन ये सब सवाल होंगे उनसे और इस सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो बाला साहब ठाकरे के बयान का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि आज के दौर में वो चीजें अब नहीं सही हैं, तो मुझे लगता है कि संजय राउत को ये भी समझना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे ने और भी बहुत कुछ कही थी और आपने सब कुछ उसके उलट किया। कांग्रेस के साथ हैं आप। बिल्कुल। मैं आज रोहित के इन्हीं बातों का अगर आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जिससे देखिए इस वक्त शिवसेना का गठबंधन है आपका एनसीपी और कांग्रेस के साथ। शिवसेना ने अपनी विचारधारा के विपरीत जाके गठबंधन किया ताकि मुख्यमंत्री का पद मिल सके उद्धव ठाकरे को, और यही वजह है कि संजय राउत जो ना चाहकर भी पार्टी की जो असल विचारधारा थी, शिवसेना की जो असल विचारधारा थी, जो बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा था, अब उसके विपरीत बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर हम नवनीत राणा पे अगर वापस आए तो जिस तरह से उन पे भी अब वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक स्टंटबाजी की जा रही है नवनीत राणा के द्वारा, इसके पीछे केंद्र का हाथ है। दूसरी बात उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक स्टंट नौटंकीबाजी की जा रही है, उन्हें बी ग्रेड हीरोइन बताया जा रहा है। तो ये मतलब मुझे लगता है ये डर है, ये उद्धव ठाकरे का डर है जो संजय राउत की बौखलाहट के तौर पे दर्शकों के सामने जी बिल्कुल। देखा जाए भाषा की अगर मर्यादा की बात करें तो महाराष्ट्र में संजय राउत के बयानों की अगर हम बात करें, उसके बाद किरीट सोमैया के लिए उन्होंने कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो हम कर भी नहीं सकते, और इसके साथ ही लगातार उखाड़ दिया, गाड़ दिया, और हम दिखाएंगे और मतलब तस्वीरें जिस तरीके से वो पोस्ट करते हैं ईडी और सीबीआई को लेकर, ये सारी चीजें दिखाती है कि भाषा की मर्यादा जो होनी चाहिए राजनेताओं की वो संजय राउत के अंदर नहीं है। सामना में वो काफी कुछ लिखते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई आलोचना करता है तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं ये दिखाती हैं कि यहाँ पर वही होगा जो महाविकास अघाड़ी सरकार चाहेगी, वही होगा जो संजय राउत चाहेंगे। क्या लोकतंत्र में ये सही है चीजें? अच्छा देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे सरकार हर वो चीज को दबाना चाहती है जो उसके खिलाफ उठ रही है। चाहे अगर कोई हिंदुत्व को लेकर आवाज उठाता है तो सरकार उसे दबाने की कोशिश करना चाहती है। किसी मसले पर अगर कंगना रनौत के मसले को देखा जाए, अगर कंगना रनौत आवाज उठाती तो उन्हें दबाने की कोशिश, आपने देखा होगा उनके ऑफिस पे किस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, और यही वजह है जिसके चलते मुझे लगता है शिवसेना पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि अब देखिए आगामी 2024 में चुनाव है। हिंदुत्व का मुद्दे पर अब पार्टी चाहती है कि भाई पहले तो हमने गठबंधन अपनी विचारधारा से अलग कर लिया था, शायद जनता वो भूल गई होगी, लेकिन जनता है जो भूलती नहीं है। 2024 का चुनाव है और उसमें भी पार्टी चाहती है कि अपने उस हिंदुत्व की उस साख को बचा के रखें। यहाँ पर सर एक सवाल मैं रोहित सर से करूंगी। सर, गठबंधन की सरकार है, राहुल गांधी भी है वहां पर, और राहुल गांधी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तमाम चीजें, क्या उनको राजस्थान और महाराष्ट्र नहीं दिख रहा? मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल गठबंधन में है, वो सक्रिय रूप से नहीं है महाविकास अघाड़ी में। जो कुछ भी है
उद्धव ठाकरे के साथ वो शरद पवार हैं, तो कांग्रेस केवल वहां पर अपना उपस्थिति दर्ज कराती है। उनके क्या विचार होते हैं, क्या मुझे लगता है कि नहीं सुना जाता होगा, ना उतनी बहुत ज्यादा सीटें हैं। बाकी अगर आप बात करें गठबंधन की, तो शिवसेना की भी सीटें कहां से आई? आपने तो चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ मिलकर ना, मोदी जी का तो जब आप चुनाव बीजेपी के साथ लड़े और उसके बाद फिर बीजेपी छोड़कर आप वहां पर गए, आपने गठबंधन किया, तो ये बात शिवसेना को भी पता है कि अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो 24 में उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमने जब बीजेपी के साथ लड़ा था तब हमें सीटें मिली थी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तब भी बीजेपी बनकर उभरी थी ना वहां पर। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि राहुल गांधी भले लगातार बात करते रहे हर चीजों पे, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी जब सरकार होती है तो थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, और राहुल गांधी के साथ वही हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है कांग्रेस, जहां पर भी वो गठबंधन में है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से उतने बयान भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एनसीपी और केवल शिवसेना की तरफ से वो बयान देख रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे हो गए, नवनीत राणा हो गए, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस हो गए, जो एक हिंदुत्व की आड़ में जिस तरह से शिवसेना पे अटैक कर रहे हैं, तो ये अभी से अपनी अभी से अपनी जमीनी रणनीति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले हमारे आगे चुनाव है। जी बिल्कुल, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको बढ़ने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएंगी ताकि जो सामने वाला हो वो ध्वस्त हो। लेकिन इसमें शिवसेना को देखना चाहिए था कि लोकतंत्र के हिसाब से चले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बहुत आरोप लगते हैं, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सवाल उन पे भी उठते हैं, लेकिन कहीं भी इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखी है। देखिए, शुरुआत से हमने बात की कि देखिए इस पूरे मामले को हाईजैक बीजेपी करेगी, निश्चित तौर पर करेगी। आप देखिए नवनीत राणा जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन बीजेपी का फुल सपोर्ट है उनको, और लगातार किरीट सोमैया जिस तरीके से पहुंचते हैं, अभी कल ही खबर थी कि वाई के सिक्योरिटी दी गई, वाई श्रेणी के उनको गृह मंत्री की तरफ से पेश कर दिया गया सब चीजें, और बहुत जल्दी उनकी सुरक्षा में तैनाती हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस पूरे मामले को हाईजैक करेगी। बीएमसी के चुनाव हैं, फिर 2024 का चुनाव है, तो बीजेपी पूरी तरीके से अब सक्रिय है महाराष्ट्र में, और निश्चित तौर पर उसको ये एक मुद्दा मिला है कि हनुमान जयंती पर एक बार फिर से धर्म के उस पर जब लड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर बीजेपी वहां पर बहुत आगे निकलती है। इसीलिए बीजेपी ये सब पर बहुत सक्रिय होने वाली है। अमरावती की जो सांसद हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो तैनात कर दी गई है, और जिस तरीके से शिवसेना लगातार उन पर हमला करती रही है उसी की वजह से ये किया गया है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के खिलाफ जो शिवसेना को पेश करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है, विपक्षी कहेंगे, निर्दलीय और राज ठाकरे जिनकी एक सीट है, और इसके साथ ही बीजेपी, तीनों मिलकर, तो ये साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि वहां पर शिवसेना को खत्म करके और राज ठाकरे को लाया जाए। तो आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से ये सब चल रहा है, और इसके साथ ही हम समापन करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि भाई वर्सेस भाई है वहाँ पर, और बीजेपी हाईजैक करने की पूरी तरीके से तैयारी में है। नवनीत राणा यहाँ पर चेहरा बन रही हैं, और नवनीत राणा पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से लाइमलाइट में आई हैं, संसद में उनके बयान जिस तरीके से देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है कि भाई वर्सेस भाई, उद्धव और राज ठाकरे आमने सामने होंगे। और अब यहाँ पर शिवसेना के लिए बहुत चुनौतियाँ होने वाली हैं, क्योंकि हमने शरद पवार की राजनीति देखी है, हमने उन्हें बहुत लंबे वक्त से देखा है, मौका वो तलाशते हैं कहां पर वो सेट हो सकते हैं। तो ये शिवसेना के लिए बहुत मुश्किल होगी कि बीजेपी जब पूरी तरीके से अटैक के मूड में होगी, अटैक इन द सेंस ऑफ कि जब वो पूरी तरीके से लड़ाई में होंगे मैदान में, कि अब हमको केवल चुनाव लड़ना है, तब शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। और शिवसेना को ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार वो जब चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के साथ लड़कर उनकी सीटें आई थी। तो फिलहाल महाराष्ट्र में भाई वर्सेस भाई मुझे दिख रहा है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनाव को लेकर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ हिंदुत्व को उनके अगेंस्ट पेश किया जा रहा है हर जगह से, तरफ से, राज ठाकरे तरफ से, तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे को जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, बाला साहब ठाकरे से मिली है, और यहाँ पे अब जो चुनौती है पार्टी के लिए कम नहीं है, नेक टू नेक फाइट है यहाँ पे। और अब उद्धव ठाकरे को ये साबित करना पड़ेगा कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है राजनीति में। उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हम भी हिंदुत्व में पीछे नहीं है, हमारे पार्टी के भीतरी जो जड़ें हैं, जो शिवसेना की जो जड़ें हिंदुत्ववादी से जुड़ी हैं, वो अभी भी जुड़ी हैं, क्योंकि अब उनका जो अगला वारिस है वो बतौर राज ठाकरे सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल हमें अपने दर्शकों से पूछना चाहिए कि नवनीत राणा को लेकर आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से शिवसेना द्वारा, कोर्ट द्वारा उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्या ये सही था, गलत था? मातोश्री जाके वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना वो चाहती थी, और क्या ये जुर्म है आवास में जाके
हनुमान चालीसा का पाठ जी करना। बिल्कुल। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक आवाज उठ रही है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध हो गया है, वो भी महाराष्ट्र में, तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। रोहित सर कुछ कहेंगे या समापन कर दें? तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे सरकार सही कर रही है? देखिए, नवनीत राणा को आप पाक साफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से मातोश्री पहुंचने के जो चीज़ें हैं, मातोश्री की जो सिक्योरिटी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को भी एक्टिव होना पड़ा। लेकिन बात हिंदुत्व की है तो निश्चित तौर पर मामला बड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी राय हो आप कमेंट में जाकर जरूर हमें बता दें।